हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 46 सॉल्व करेंगे, जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी इंग्लिश की बुक से लिया है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी हैं हमारे लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखिए कितना स्कोर आप इसमें कर पा रहे हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1। ओ टिस लव, टिस लव। दिस टिस मीन्स इट इज, इसको इट इज बोलते हैं। इट इज लव, इट इज लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। हु सेड दिस? तो ये जो स्टेटमेंट है ये बतानी है किसने बोली है। ऑप्शन ए लुइस कैरोल, बी जॉन मिल्टन, सी वॉल्ट विटमैन एंड डी हेमिंगवे। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। यदि आपका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक। एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? लियो टोल्स्टॉय, जॉन मिल्टन, वॉल्ट विटमैन और हेमिंगवे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लियो टोल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 3। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑप्शन ए लुइस कैरोल, बी जॉन मिल्टन, सी वॉल्ट विटमैन एंड डी जॉर्ज ऑरवेल। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, जॉर्ज ऑरवेल। देन क्वेश्चन नंबर 4। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हु सेड दिस? तो ये स्टेटमेंट किसकी है? लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, टेनिसन एंड बर्नार्ड शॉ। द करेक्ट आंसर विल बी ए, लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो। ये स्टेटमेंट किसकी है? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स एंड पीबी शैले। द करेक्ट आंसर विल बी ए, कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। एंड यहाँ पे नो मीन का मीन्स यहाँ पे क्या है? आ सेलिब्रेटेड सिटी, कि कोई छोटी मोटी सिटी का सिटीजन नहीं है, बल्कि एक सेलिब्रेटेड सिटी का सिटीजन है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? एंटी क्लाइमेक्स, एपिग्राम, एपोस्ट्रोफी और लिटोटिस। द करेक्ट आंसर विल बी डी, लिटोटिस। तो ये जो यहाँ पे लिटोटिस होता है वो किस लिए होता है? जब हम किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव में बोलते हैं, उसको ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, तो वो क्या होता है? यहाँ पे लिटोटिस हो जाता है। जैसे यहाँ पे नो मीन सिटी, यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं आई एम अ सिटीजन ऑफ अ सेलिब्रेटेड सिटी, लेकिन सेलिब्रेटेड ना बोलते हुए उसको ज़्यादा पॉजिटिव दिखाने के लिए उसको क्या बोल दिया है? ऑफ नो मीन सिटी। क्वेश्चन नंबर 7। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो लाइन सुन के याद तो आया होगा कहाँ से ली गई ये लाइन? तो ये मैकबेथ की लाइन है, शेक्सपियर का प्ले है ये। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है? मेटाफर, एपिग्राम, एपोस्ट्रोफी और एलिट्रेशन। द करेक्ट आंसर विल बी ए, मेटाफर। मेटाफर इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और वहाँ एज और लाइक का यूज होता है, वो सिंपली होता है। लेकिन जहाँ पे एज और लाइक जैसे वर्ड का यूज किए बिना किन्हीं दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है और एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है, तो वो मेटाफर हो जाता है। जैसे लाइफ इज अ टेल,
तो लाइफ एक टेल है, तो लाइफ एक टेल जैसी नहीं है बल्कि लाइफ एक टेल है, लाइफ को सीधे टेल मान लिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। तो इस वाली लाइन में हमें बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटी क्लाइमेक्स, एपिग्राम, मिटोनमी और लिटोटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, मिटोनमी। अब देखिए मिटोनमी क्या होता है, मिटोनमी का हिंदी मीनिंग होता है उपनाम, जहाँ पे किसी एक चीज के लिए हम उसका नाम ना लेकर के किसी दूसरी चीज का नाम लेते हैं, सो दैट इज मिटोनमी। जैसे स्केप्टर, स्केप्टर क्या होता है, राजदंड। और क्राउन, क्राउन यूज होता है फॉर द पावर, जो पावर ऑफ किंग होती है, दैट इज क्राउन। तो स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। तो यहाँ पे जो नाम रख देते हैं किसी एक चीज को दिखाने के लिए, कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मिटोनमी हो जाता है। तो जितना भी जैसे राजपाट है, राजदंड है, वो क्या होता है, एक दिन टम्बल डाउन हो जाता है, सबका नष्ट, सब नष्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज मिटोनमी। क्वेश्चन नंबर 9, वाई देन ओ ब्रोलिंग लव ओ लविंग हेट। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है, सो मेटाफर, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रोफी और एलिट्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है, जहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड रखे जाते हैं, जैसे यहाँ ब्रोलिंग एंड यहाँ लव, यहाँ देखिए लविंग और यहाँ पे हेट, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, वार इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम इज स्लेवरी। सो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एलिट्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर विल बी सी, पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या होता है, जहाँ पे कोई दो विरोधी बातें एक ही सेंटेंस में बोली जाती है, मतलब एक ही सेंटेंस अपनी सेंस का विरोध करता है, दैट इज पैराडॉक्स। जैसे वार इज पीस, अब वार भी है तो पीस कैसे हो सकती है, और पीस है तो वार कैसे हो सकती है, दोनों विरोधाभासी हैं। यहाँ इग्नोरेंस, यहाँ स्ट्रेंथ, ये दोनों विरोधाभासी हैं। और यहाँ फ्रीडम, आज़ादी, एंड यहाँ स्लेवरी, दासता, ये दोनों भी विरोधाभासी हैं। तो एक ही स्टेटमेंट में जो विरोधाभासी बातें कही जाती हैं लेकिन उसका कुछ हिडन ट्रूथ होता है, दैट इज पैराडॉक्स। एंड डोंट बी कंफ्यूज इन इट, पैराडॉक्स में एक ही स्टेटमेंट में विरोधी बातें होती हैं और एंटीथेसिस में अलग अलग क्लोजेज, एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोज दी होती हैं और उसमें विरोधाभासी बातें कही जाती हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, विरोधाभासी वर्ड होते हैं जो साइड बाय साइड रखे होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो मोटिवलेस मैलिग्निटी किसके लिए यूज होता है, मैकबेथ, ओथेलो, इयागो एंड पोलोनियस। सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, इयागो। इयागो क्या है, ओथेलो जो प्ले है शेक्सपियर का, फेमस ट्रेजेडी है, उसी का एक कैरेक्टर है और ये उस ट्रेजेडी का विलन है। सो ओथेलो की बात करें तो 1603 टू 1604 में ये लिखा गया था। 12 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले किसका बर्थ हुआ इनमें, सो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ है 1564 में हुआ है। देन जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ है 1608 में, जॉन गैल्सवर्दी इन 1967 एंड वर्ड्सवर्थ 1770। तो यू कैन सी हेयर, पहले शेक्सपियर का बर्थ हुआ है, देन मिल्टन, उसके बाद वर्ड्सवर्थ और सबसे लास्ट में जॉन गाल्सवर्दी। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु रिवाइज्ड किंग लियर
for happy ending so that Cordelia could marry Edgar at the ending। तो किसने किंग लियर जो फेमस ट्रेजेडी है शेक्सपियर की उसको रिवाइज किया है, क्योंकि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी उसमें कॉर्डेलिया को लास्ट में मरा हुआ दिखा दिया जाता है। तो कोई एक ऐसा ऑथर था जिसने उसको रिवाइज किया था और कॉर्डेलिया को जिंदा दिखाकर उसकी शादी करा दी थी एडगर से। सो नाहुम टेट, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली एंड राइमर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, नाहुम टेट। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट लीज दैट फेस्ट स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो ये स्टेटमेंट किसका है? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गैल्सवर्दी एंड शेक्सपियर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। तो ये जो कुरान है ये कौन से शेक्सपियर के वर्क में अपीयर हुआ है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, किंग लियर। किंग, ये जो छोटे मोटे कैरेक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हैमलेट की बात करें तो ये 1602 1601 में लिखा गया था। ओथेलो 1603 1604 में लिखा गया था। किंग लियर 1605 में और मैकबेथ 1606 में। तो डेट भी हम रिवाइज करते चल रहे हैं यहाँ पे। 16 क्वेश्चन, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये जो फेमस सोनेट है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो 1802 में लिखा गया है और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। तो इसकी हमें थीम बतानी है यहाँ पे। कंडेम मटेरियलिज्म, कंडेम गॉड, कंडेम नेचर और कंडेम्स फ्रेंड्स। So 16 question, the correct answer will be A here, condemns materialism। भौतिकवाद को इसमें क्या दिखाया, उसकी निंदा की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ। तो वर्ड्सवर्थ ने नेचर को कैसे ट्रीट किया है? लिविंग पर्सनैलिटी, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग पर्सनैलिटी और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, लिविंग पर्सनैलिटी। तो वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एक लिविंग पर्सनैलिटी माना है। 18 क्वेश्चन, व्हाट डज पैंथीज्म मीन। तो पैंथीज्म का मीनिंग बताना है यहाँ पे। गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, बी एवरीथिंग इज मॉर्टल, सी नन कैन एस्केप फ्रॉम टाइम एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। Question number 19, all is not lost, the unconquerable will, and study of revenge, immortal hate, and the courage never to submit or yield। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बताना है कहाँ से ली गई है। सो एरोपेजिटिका, पैराडाइज लॉस्ट, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड कॉमर्स। तो ये जो बहुत ही मोटिवेटिंग जो लाइन है ये कौन सी है? पैराडाइज लोस्ट से ली गई है। और किसने बोली है? सैटर्न ने बोली है। जब सैटर्न को निष्कासित कर दिया गया था हेवन से तो सैटर्न ने ये लाइन बोली थी, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकन्क्वेरेबल विल, कि सब कुछ नहीं खोया है, हमारी जो कभी ना हारने वाली जो इच्छा शक्ति है वो अभी भी हमारे पास है, जिंदा है। तो पैराडाइज लोस्ट की ये लाइन्स है। और कब लिखा गया है इसको? 1658 में ये लिखना स्टार्ट हुआ था, 1665 में लिख कर के कंप्लीट हो गया था और 1667 में इसको पब्लिश करवाया गया था। 20 क्वेश्चन, फॉर लिबर्टी हैथ अ शार्प एंड डबल एज, फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाय जस्ट एंड वर्चुअस मैन, that good men may enjoy the freedom which they merit and the bad the curb which they need। तो किसकी लाइन से है यहाँ पे?
जॉन मिल्टन, जॉन गैल्सवर्दी, टी.एस. Eliot और बर्नार्ड शॉ? So the correct answer will be John Milton. So the correct answer will be A here. Then 21 question. Art is the one form of human energy in the whole world which really works for union and destroys the barriers between man and man. It is the continual, unconscious replacement, however fleeting, of oneself by another, the real cement of human life, the everlasting refreshment and renewal. तो ये जो लाइंस हैं ये बतानी है किसने बोली हैं, तो जॉन गैल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस। तो यदि आपका आंसर इसमें ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, 1 मार्क ऐड कर लीजिए। जॉन गैल्सवर्दी इसका करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन। He is but a poor philosopher who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste. Who said? तो ये लाइंस बतानी है किसने बोली हैं, जॉन गैल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी एंड डी.एच. लॉरेंस। So the correct answer will be A. John Galsworthy. So A is the correct answer here. 23 question. Religious was nearly dead, but there was no longer real belief in future life, but something was struggling to take its place. Service, social service, the ants creed, the beach creed. Who said? तो ये जो लाइन्स है किसने बोली हैं, इसका जो मीनिंग है, रिलीजन वाज नियरली डेड बिकॉज देयर वाज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ, कि रिलीजन था, जो धर्म था, वो ऑलमोस्ट क्या था, डेड हो चुका था, मर चुका था। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो लॉन्गर रियल बिलीफ, क्योंकि कोई भी रियल बिलीफ नहीं था उस समय फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर। तो भविष्य के लिए कोई भी रियल बिलीफ नहीं था, कोई भी वास्तविक जो विश्वास नहीं था। That's why religion was nearly dead. But something was struggling. लेकिन कुछ जो था ऐसा जो स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे to take its place. Service, social service, the ants creed and the beach creeds. और किस चीज़ के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा था वो, किस चीज़ के लिए संघर्ष था उसका, टू टेक, लेने के लिए, क्या लेने के लिए, इसकी जगह सर्विस, सेवा, सोशल सर्विस एंड द एंड्स क्रीड एंड द बीच क्रीड। तो ये जो लाइन है ये किसने बोली है, जॉन गैल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी और डी.एच. लॉरेंस। सो क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट आंसर विल बी ए, जॉन गैल्सवर्दी। Then question number 24, what is Galsworthy's From the Four Winds? तो गैल्सवर्दी का जो ये वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स, ये क्या था, तो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ पोम्स, नोवेल, ड्रामा। सो क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट आंसर विल बी ए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये कलेक्शन था किस चीज़ का, शॉर्ट स्टोरीज का, और आई थिंक 1987 में ये आया था वर्क। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज गाल्सवर्दी जोसलिन? तो गाल्सवर्दी का जो जोसलिन वर्क है वो क्या है, नोवेल, ड्रामा, एसे एंड पोम। So 25 question, the correct answer will be A, novel.
तो इसी जोसलिन की वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आज भी घरों में बैठे हैं। लास्ट ईयर जो जोसलिन के ऊपर एक क्वेश्चन का जो कुछ अपवाद रहा था कि एक ईयर में इसको सही कर दिया था और दूसरे ईयर में उसको रॉन्ग दे दिया था। तो थोड़ा संभल के इस वाले क्वेश्चन को लर्न कर लेना। इसका जो जेनर है वो क्या है, नोवेल है। सो क्वेश्चन नंबर 26, ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थीसल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किस चीज का एग्जाम्पल है ये, टोटोलॉजी, पेरिफ्रेसिस, ओनोमेटोपोइया और लिटोटिस। सो क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट आंसर विल बी बी, पेरिफ्रेसिस। 27 question, which among the following was the first poet laureate officially appointed by the British sovereign। तो ऐसा कौन सा पोइट लॉरिएट है जो पहली बार ऑफिशियली जिसको अपॉइंट किया गया था। तो उनसे पहले भी काफ़ी पोइट लॉरिएट आए हैं, लेकिन क्या है, इनको ऑफिशियली या कह सकते हैं इन राइटिंग इनको अपॉइंट किया गया था पोइट लॉरिएट। उससे पहले ओरली बोल दिया जाता था, वर्बली बता दिया जाता था कि आप पोइट लॉरिएट हो। तो बेन जॉनसन, रॉबर्ट साउदे, ड्राइडन एंड वर्ड्सवर्थ। So the correct answer will be C, Dryden. 28 question, the fall of dash in 1453 marks the beginning of Renaissance in Europe। तो 1453 में किस चीज़ का फॉल हुआ था जिससे यूरोप में रेनेसा की बिगिनिंग हुई थी। सो द ऑप्शन ए, बेस्टिल, B, the Roman Empire, C, the Spanish Armada, and D, Constantinople। So the correct answer will be D, Constantinople। और इसकी डेट भी हम अच्छे से लर्न करके रखेंगे, 1453। 29 क्वेश्चन, हु इज नोन एज पोइट्स पोइट। तो किसको पोइट्स पोइट कहा जाता है, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर और T.S. इलियट। So the correct answer will be C, Edmund Spencer। 30 question, W.H. Auden belong to the। तो W.H. Auden कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो प्रेजेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, 20th सेंचुरी। और कुछ ऐसा हम इसमें लर्न रखेंगे जिससे एकदम से माइंड में क्लिक हो जाए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो 20th सेंचुरी से और कौन बिलोंग करता है, जॉन गैल्सवर्दी भी बिलोंग करते हैं। तो ये उन्हीं के कंटेम्प्रेरी होंगे जो दोनों 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। देन फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। 31 क्वेश्चन, गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनीज स्वीपर्स कम टू डस्ट। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन ए सिमली, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी एंटीथेसिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, एंटीथेसिस। अब देखिए यदि यहाँ पे एक ही लाइन होती तो हम एज के अकॉर्डिंग इसको सिमली लगा देते, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है, अलग अलग क्लोजेज दी हुई हैं, दो क्लोजेज हैं यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, एंटीथेसिस हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। तो सिमली, पन, पर्सोनिफिकेशन और एंटीथेसिस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 32? So the correct answer will be B, pun। And do you know what is pun? Pun is a play on words। एक ही वर्ड के जब अलग अलग मीनिंग निकलते हैं तो दैट इज कॉल्ड पन, और हिंदी में हम इसको यमक अलंकार भी बोल सकते हैं। सो 33 क्वेश्चन, ओ मिस्चीफ thou art swift to enter in the thoughts of desperate men। तो एपोस्ट्रोफी, पन, पर्सोनिफिकेशन और एंटीथेसिस। सो जल्दी जल्दी सोच लीजिए अपना करेक्ट आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज
ए एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी देख लेते हैं कहाँ होता है, जहाँ भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या एब्सेंट पर्सन को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, वहाँ क्या होता है, अपोस्ट्रोफी हो जाता है। तो यहाँ पे ओ मिस्चीफ, मिस्चीफ को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 34 क्वेश्चन। So 34 question is, knowledge is proud that it knows so much. Wisdom is humble that it knows no more. So apostrophe, pun, personification and antithesis. So the correct answer will be C here, personification. अब पर्सोनिफिकेशन क्यों, देखिए नॉलेज इज प्राउड, तो प्राउड जो क्वालिटी है वो किसकी है, ह्यूमन बीइंग की है, और नॉलेज एक नॉन लिविंग थिंग है यहाँ पे। तो इसमें जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग में कोई भी क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की ऐड कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। यहाँ देखिए विजडम, विजडम क्या है, ये भी जो कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन इसका जो हम्बल, हम्बल क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है ना, तो ये इसके लिए दिखाया गया है, तो यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन करेक्ट हो जाएगा। देन 35 क्वेश्चन, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है प्ले, आई थिंक 1611 में आया ये, तो इसकी हीरोइन कौन है, वायोला, पोर्सिया, मिरांडा और बीट्रिस। So 35 question, the correct answer will be C here, मिरांडा। तो मिरांडा टेम्पेस्ट की हीरोइन है, वायोला है 12th नाइट की हीरोइन, पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है, और बीट्रिस मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन है। 36 क्वेश्चन, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। तो किसने शेक्सपियर की यहाँ तारीफ की है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन और मैथ्यू अर्नोल्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किंग लियर के लिए लिखा है कि नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर, कि कोई भी इंसान या कोई भी दूसरा कोई मैन लियर से ज़्यादा अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिख सकेगा। (37) क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर्स मैसर फॉर मैसर इज आ। तो मैसर फॉर मैसर क्या है, यहाँ पे ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है और ट्रेजिक कॉमेडी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, कॉमेडी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, कॉमेडी। 38 क्वेश्चन, हु एवर लव्ड दैट loved not at first sight, Shakespeare used it in As You Like It, but who is the composer of this immortal line। तो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के एक प्ले एज यू लाइक इट में आई है। एज यू लाइक इट कब लिखा गया, 1599 में, और ये बताना है कि शेक्सपियर ने कहाँ से ये लाइन्स ली थी अपने वर्क एज यू लाइक इट के लिए। तो शेक्सपियर्स टचस्टोन, मार्लो फीब, किड सीलिया एंड थॉमस लॉज रोजालिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, मार्लो का जो एक वर्क है उसका ही एक कैरेक्टर है फीब, उसमें से ये लाइन जो शेक्सपियर ने ली है अपने वर्क के लिए। 39 क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। तो जो शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ वर्क है उसमें एक कैरेक्टर है जॉन फाल्स्टाफ। तो इसके जो कैरेक्टर को दिखाने के लिए कौन सा इसमें एक वर्ड सूटेबल है, सो सिंपल, बी कॉम्प्लेक्स, सी नोविस एंड डी कैरिकेचर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, कैरिकेचर। तो कैरिकेचर मीन्स लाइक कार्टून, बिल्कुल जो हंसने वाला, मजाकिया या कॉमेडी कैरेक्टर इसको कह सकते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, इन विच प्ले
of Shakespeare do the characters Voltimand and Cornelius appear? तो कौन से वर्क में ये दोनों कैरेक्टर अपीयर हुए हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग और मैकबेथ. The correct answer will be B here, Hamlet. Then 41 question. These lines are taken from Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's star, had elsewhere its setting. तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई है? सो इमोर्टैलिटी ओड, टिंटन एबी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और प्रेल्यूड. The correct answer will be A here, Immortality Ode. 42 question. In which poem of Wordsworth these lines occur? We are laid asleep in body and become a living soul. तो ये लाइंस कौन से वर्क से ली गई है? टिंटन एबी, डैफोडिल्स, प्रेल्यूड और इमोर्टैलिटी ओड. So 42 question, the correct answer will be A, टिंटन एबे. ये जो टिंटन एबे है ये लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुआ था इन 1798. जो वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट विजिट रही है टिंटन एबे के लिए वो 1793 में रही है, और 5 years लेटर जब वो दोबारा गए हैं टिंटन एबे तो उन्होंने ये पोम यहाँ पे कंपोज कर दी है, टिंटन एबे, एंड दिस इज द लास्ट पोम ऑफ लिरिकल बैलेट. 43 question. The true commencement of Wordsworth's poetic career was from. तो जो वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर की ट्रू कमेंसमेंट थी वो कब की थी? 1792 से 93, 95 to 96, 97 to 98 और 90 to 91. So 43 question, the correct answer will be C here, 1797 to 98. 44 question. One of the following is not by Wordsworth. तो इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा? माइकल, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग एंड द मे क्वीन. तो बाकी सब तो वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं लेकिन द मे क्वीन वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा. 45 क्वेश्चन. एरोपैजिटिका ये 1644 में आया है. तो ये किस चीज़ के बारे में है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मैन, फ्रीडम ऑफ विमेन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, फ्रीडम ऑफ प्रेस. और किसका वर्क है ये? मिल्टन का वर्क है. 46 क्वेश्चन. एट व्हाट एज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. तो उनका जो फेमस ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वो उन्होंने अपनी कौन सी एज में लिखा था? तो ये जो वर्क है ये 1629 में आया था. तो 1629 में उन्होंने ये लिखा था वर्क, तो उनकी एज जब क्या रही होगी? 21 ईयर्स. तो 1608 में उनका बर्थ हुआ है, अगर 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 21 ईयर्स हो जाएगा. 47 क्वेश्चन. द थीम ऑफ पैराडाइज लोस्ट. देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कितनी बार हमें लर्न नहीं होता, लेकिन हम इसको ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं. तो इसको 1629 और यहाँ पे अगर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ याद है तो 1608 और इनको आपस में माइनस करके हम देख लेंगे तो 21 ईयर्स आराम से आ जाएगा. कितनी बार ऐसा होता है कि हम इसको लर्न नहीं रख पाते, लेकिन इस तरह के जो फैक्ट हम याद रख लेते हैं या ट्रिक ये जो याद रख लेते हैं इनसे हमें याद रह जाता है. 47 क्वेश्चन. द थीम ऑफ पैराडाइज लोस्ट इज. तो पैराडाइज लोस्ट की जो थीम है वो क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मैंस गोइंग टू हेल, सैटन्स ब्रेवरी और मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड. सो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. 48 क्वेश्चन. गैल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स. तो गाल्सवर्दी का जो वर्क है द कंट्री हाउस वो क्या प्रेजेंट करता है? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास. द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, अपर क्लास. तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं.
जैसे कंट्री हाउस में अपर क्लास को प्रेजेंट किया गया है और जो फ्रेटर्निटी है उसमें लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो 49 क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस। तो गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है वो कौन सा रहा है? द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड, द फोरसाइट सागा और फ्रेटर्निटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, द फोरसाइट सागा। 1922 में ये वर्क आया था इनका, फोरसाइट सागा। और ये क्या है? ट्रायलॉजी है और इसमें जो है 3 नोवेल हैं और 2 इंटरल्यूड दिए गए हैं और इसी के लिए गाल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज भी मिला है। और इसकी जो फर्स्ट नोवेल है वो कौन सी है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 50 क्वेश्चन, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा एज। गाल्सवर्दी के जो बाद के जो ड्रामाज रहे हैं उसमें सबसे अच्छा जो ड्रामा है वो कौन सा है? एस्केप, द पिजन, द स्किन गेम एंड लॉयल्टीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, लॉयल्टीज। 51 क्वेश्चन, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। तो ग्लोब थिएटर में आग कब लगी थी? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1613 में। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वॉन द नोबेल प्राइज। तो इनमें से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है? सो विलियम फॉकनर, मुल्कराज आनंद, टी.एस. इलियट और अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, मुल्कराज आनंद। इनको कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। 53 क्वेश्चन, क्रोनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। तो क्रोनिकल प्लेज कब पॉपुलर हुए थे? 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, 16th सेंचुरी, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा क्रोनिकल प्लेज लिखे थे, उन दिनों ये पॉपुलर भी थे, तो उन्होंने 1600 तक ये जो क्रोनिकल प्लेज हैं इनको लिखा था और बाद में उनके अदर वर्क रहे थे, तो ये 16th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर है। 54 क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए फेमस हैं? फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। 55 क्वेश्चन, इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन? 20, 21, 22 एंड 23। So the correct answer will be C here, 22. 56 question, Alexander Pope said the wisest, the brightest and the meanest of mankind. तो किसके बारे में बोला है अलेक्जेंडर पोप ने ऐसे? डेफो, फ्रांसिस बैकन, मिल्टन और ड्राइडन। The correct answer will be B here, फ्रांसिस बैकन। देन फिगर ऑफ स्पीच, फिर से फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इसमें। तो स्कैप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, मेटोनमी। 58 क्वेश्चन, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन। तो एपोस्ट्रोफी, पन, मेटोनमी और सिमली। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ 58 सिमली। यहाँ देखिए एज द अर्थ, तो जहाँ पे भी हम एज, लाइक, सो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं? हमारे सिमली होते हैं। 59 क्वेश्चन, स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, एपिग्राम। Now fill in the blanks. He dash come if you had called him. ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ देखिए had और called, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन लगाते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, वुड हैव। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको ये ट्रिक पता होंगी कि जो ये रूल्स जिसने लर्न किए होंगे इजीली उसको लगा सकता है। 61 क्वेश्चन, आई सो हिम। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ हम क्या यूज करेंगे?
वॉक, वुड, वॉक, वॉकिंग और वॉक्ड. सो द करेक्ट आंसर विल बी. अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये हमारा पार्टिसिपल है. तो आई सो हिम, मैंने उसे देखा. क्या करते देखा? इन द गार्डन वॉकिंग, उसको वॉकिंग करते हुए देखा. ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे. 62 क्वेश्चन. आई हर्ड हिम, मैंने उसको सुना. टू सिंग, सिंगिंग, सैंग और विल सिंग. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सिंगिंग. तो ये सब हमें लर्न रखने की ज़रूरत है कि कहाँ हमें जो आईएनजी फॉर्म यूज करना है और कहाँ हमें इन्फिनेटिव लगाना है. तो हर्ड के साथ हमने क्या लगाना है? आईएनजी फॉर्म. 63 क्वेश्चन. आई लाइक डैश इन द मॉर्निंग. तो आई लाइक वॉकिंग, वॉक, वुड वॉक और टू वॉक. द करेक्ट आंसर विल बी A here, walking. I like walking in the morning. 64 question. The Taj Mahal is worth watch, see, visiting and to observe. The correct answer will be see here, visiting. The Taj Mahal is worth visiting. जब भी worth word आ जाए तो इसके साथ हम हमेशा ing फॉर्म का यूज करते हैं. तो ये क्या हो गया? visiting. 65 क्वेश्चन. इफ़ आई डैश अ बर्ड. तो जहाँ भी हम अपनी विश बताते हैं कि काश ऐसा होता लेकिन है नहीं, तो वहाँ क्या यूज करते हैं? हम वर का यूज करते हैं. 66 क्वेश्चन. ही लुक्स एज इफ ही डैश अ मैड मैन. तो वो ऐसा दिखता है जैसे कि क्या हो? एक मैड मैन हो. तो वाज, वर, इज और आर. तो अभी बताया है कि जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि काश ऐसा होता, या ऐसा मतलब जब भी कुछ हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा होता लेकिन वो हकीकत में नहीं है, तो उसके लिए हम हमेशा वर का यूज करते हैं. 67 क्वेश्चन. ही बिहेव्स एज दो ही डैश अ नेपोलियन. तो अगेन वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो नेपोलियन हो लेकिन वो है नहीं. तो अगेन हम यहाँ वर का यूज करेंगे. 68 क्वेश्चन. ही डैश एंटर माई रूम. तो डेयर्स नोट, डेयर नोट, कांट डेयर और कैन डेयर. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, डेयर नोट. ये हमारा मॉडल वर्ब्स हैं. तो ही डेयर नोट एंटर माई रूम. 69 क्वेश्चन. डोंट रन लेस्ट डैश फॉल डाउन. तो जहाँ भी ये लेस्ट का यूज हो जाए तो उसके साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, यू शुड. चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम्स. तो यहाँ ईडियम का हमें मीनिंग बताना है. ओवर हेड एंड ईयर्स. तो कम्प्लीटली, ओवर वंस बॉडी, फ्रूटलेस और बियॉन्ड वंस रीच. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, कम्प्लीटली. 71 क्वेश्चन. अ क्वियर फिश. तो क्वियर फिश का यहाँ मीनिंग बताना है. न्यू फिश, वैरायटी ऑफ फिश, सेल्फिश फिश, सॉरी सेल्फिश पर्सन एंड स्ट्रेंज पर्सन. So the correct answer will be D here, a strange person. 72 question. A dark horse. तो डार्क हॉर्स के लिए क्या वर्ड है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ? ब्लैक हॉर्स, विग्ड फेलो, लकी हॉर्स और अन अनएक्सपेक्टेड विनर. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर. 73 होप्सन चॉइस. अब होप्सन चॉइस बताना है. तो होप्सन चॉइस का क्या मीनिंग होता है? एक्सीलेंट चॉइस, नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली वन थिंग टू टेक और डू, चॉइस टू लिव और डाई एंड द चॉइस ऑफ अ टीचर. तो होप्सन जो चॉइस होती है वो क्या होती है? कि जहाँ पे कोई भी चॉइस ना हो, सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हें करनी ही करनी है, कोई अदर चॉइस नहीं है उसको सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए. सो दैट इज होप्सन चॉइस. नो चॉइस एट ऑल because there is only one thing to take or to do. 74 question. To have one's hand full. तो to be excessively wicked,
to be extremely busy, to live within one's means, and D, to conceal one's secret. The correct answer will be B here, to be extremely busy. 75 question. To see the themes on fire, to do something remarkable, to try to do impossible, to burn something to ashes, and to fling ironical remarks. So the correct answer B. To try to do the impossible. Now find the error here. 76 question. In spite of all his faults, I cannot help but like him. No error. So कौन सा error part है इसमें? So the correct option will be C here, but like him. Then 77 question. Between you and I, he is incapable of achieving anything in life. So here A part में error है between you and I. 78 question. Each one of you who considered this report will make up their mind as I did, or no error. So the correct option will be C. Will make their mind as I did. तो यहाँ देर हमारा wrong है यहाँ पे. each के साथ हम हमेशा singular का यूज करते हैं. 79 question. In his middle age, even he preferred working hard than to amuse himself, और no error. तो error part इसमें find out करना है. So the correct option will be B here. Even he preferred working hard. तो प्रीफर्ड के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रीफर्ड के साथ हम हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. 80 क्वेश्चन. ऑन रैकनिंग अप 20 pounds वर डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग बाय द कैशियर. तो इसके ए पार्ट में एरर है ऑन रैकोनिंग अप. Then choose the appropriate synonym for the given words. यहाँ हमें सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची ढूंढ के लिखने हैं इसके. तो इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, पुअर, वीक एंड फेंट, polite and dilemma, and D, stop and hinder. सो 85 का इसमें इंडिजेंट का इन्होंने दिया है polite and dilemma. तो मुझे लगता है इसका ये ऑप्शन रॉन्ग है. इसका मुझे डेस्टिट्यूट एंड पुअर लगता है. तो मैं एक बार इसको कंफर्म करके बता देती हूँ आपको. यस, इंडिजेंट. तो इंडिजेंट का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डेस्टिट्यूट एंड पुअर. क्योंकि इंडिजेंट का मतलब हमारा क्या होता है? गरीब होता है. तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज डेस्टिट्यूट एंड पुअर. ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. 82 क्वेश्चन. इनएक्सोरेबल. तो इनएक्सोरेबल बताना है इसका सिनोनिम. ए, रिलेंटलेस और अनयील्डिंग. बी, प्रोस्ट्रेट और सुपाइन. सी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी. एंड डी, सोरोफुल और अनहैप्पी. So 82, the correct answer will be A here, relentless or unyielding. 83 question. Ingenuity. तो ingenuity का मीनिंग होगा इसमें skillfulness, intelligent, pomp और display, supreme and eminent, और untidy and disorderly. So the correct answer will be A, skillfulness and intelligence. 84 क्वेश्चन. इनविंसिबल. तो इनविंसिबल का जो इसमें सिनोनिम हो जाएगा दैट इज बी, अनकंक्वेरेबल और अनबीटेबल. इनविंसिबल का मीन्स होता है अजेय, जिसको हराया ना जा सके.
85 क्वेश्चन, जेलस। तो जेलस का जो सिनोनिम हो जाएगा इसमें सी, एनवियस एंड कोवेटस। नाउ चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड। तो यहाँ वन वर्ड है, इसके हमें आंसर बताने हैं। 86 क्वेश्चन, वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से हेट करता हो उसे क्या बोलेंगे? मिसैंथ्रोप, एमिग्रेंट, ब्लास्फेमी और डैंडी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, मिसैंथ्रोप। मिस का मतलब होता है यहाँ पे हेट और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग से हेट करता हो दैट इज मिसैंथ्रोप। 87 क्वेश्चन, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जो मैरिज से ही जो हेट करता है दैट इज बैंकरप्ट, मिसोगैमिस्ट, सेंटेनेरियन और गायनोकोलॉजिस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, मिसोगैमिस्ट। मिसो मीन्स हेट एंड गैमिस्ट मीन्स मैरिज। 88 क्वेश्चन, वन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी। जो कंपनी, यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन आई थिंक यहाँ आपस में मर्ज हो गए हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन 2 बार दिया है और बी ऑप्शन भी 2 बार दिया है, तो हम इसको कट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन की कुछ गड़बड़ है, 88, 89 और 90 क्वेश्चन, और सीधे इसमें 91 दे दिया है। तो इसमें जो आप अपने टोटल नंबर जो काउंट करेंगे आप 22 में से काउंट करेंगे। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, मैं सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग आपको बता देती हूँ इसमें। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए हेयर, एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। तो इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक्सप्लेन जब हम लिखते हैं तो EXPLAIN हो जाता है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो EXPLANATION हो जाता है। नाउ 92 क्वेश्चन, सो आई होप करेक्ट ऑप्शन आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, LIAISON। तो रिपीट विद मी, LIAISON। 93 क्वेश्चन, licentious। The correct spelling is C here, LICENTIOUS। Again repeat with me, LICENTIOUS। 94 question, the correct spelling is D, hydrocortisone, 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 hydrocortisone। Then 95 क्वेश्चन, हेमरेज। तो हेमरेज की करेक्ट स्पेलिंग हमें फाइंड आउट करनी है। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए हेयर, HEMORRHAGE, हेमरेज। अगर ऐसे लिखा नहीं आएगा तो कैसे आएगा? HAEMORRHAGE, हेमरेज। ये भी स्पेलिंग करेक्ट है इसकी। अब अनसीन पैसेज, यदि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए इसको समझने में तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं एक बार यहाँ पे काउंट कर देती हूँ, मैं एक बार यहाँ पे रीड कर देती हूँ। सो द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th century have been very great. Its influence can be felt in every sphere of life, from the small pins and needles to the huge iron sheets and joints. Most of the things we require for our everyday use come out of factories, where scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control and to use them for his own advantage. It has brought the distant parts of the world closer together. Our knowledge of the universe has been much widened on account of the untiring efforts of the astronomers like Jeans and Eddington.
Remarkable cures of human disease have been possible owing to the discovery of the some wonderful medicines. तो इसमें बताया है कैसे साइंस हमारे लिए यूजफुल है, किस तरह से साइंस के यूज़ से हम लोगों को हमारी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं या डेली जो हमारा डेली लाइफ है उसके लिए कितनी बेनिफिशियल हुई है ये साइंस। सो आई होप आपने भी पढ़ लिया होगा अच्छे से। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। 96 question. The main idea of the passage is the impact of science can be felt in every sphere of life. B. Science is an anathema. C. Nothing is beyond the preview of science. And D. Science can work miracles. So 96 question. The correct answer will be A. The impact of science can be felt in every sphere of life. 97 question. The mode of approach is logical, anatomical, descriptive or expository. So the correct answer will be A here, logical. 98 question. What has enabled man to harness the forces of nature to the advantage of mankind? Arts, oratory, bravery or science? So the correct answer is D here, science. 99 question. Science has proved a great boon for. तो साइंस किसके लिए ग्रेट बून वरदान साबित हुई है? साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, एक्सप्लोरर्स और मैनकाइंड. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, मैनकाइंड. तो मैनकाइंड में सभी इंक्लूड हो जाते हैं, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, सब लोग. तो मैनकाइंड इज द करेक्ट आंसर. 100 क्वेश्चन. द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. तो पैसेज के लिए एक अच्छा सा टाइटल बताना है, इसमें कौन सा सूटेबल रहेगा? सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, साइंस अ ग्रेट बोन. नाउ चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द फॉरेन एक्सप्रेशन. तो ये फॉरेन एक्सप्रेशन लर्न करना बड़ा टफ होता है, लेकिन लर्न तो हमें करना ही पड़ेगा. सो 101 एड एंटेरिम. तो एड एंटेरिम का मीनिंग बताना है. इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं सीधे आंसर बताती जाऊंगी इसमें. द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, फॉर द टाइम बीइंग. 102 क्वेश्चन. एड लिबिटम. तो एड लिबिटम का क्या मीनिंग हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, एट प्लेजर एज मच एज यू लाइक. 103 ad nauseam. So the correct answer will be A here, to the point of disgust. 104 ad valorem. So the correct answer will be C, in proportion to the estimated value of goods of taxes. यहाँ इस वाले गुड्स का मीन्स क्या होता है? टैक्सेस होता है. 105 एडवर्बम. तो एडवर्बम का यहाँ मीनिंग बताना है. तो अगर हमें रूट वर्ड भी थोड़े से आते होंगे तो कितनी बार वो हेल्पफुल हो जाते हैं इस तरह के वर्ड्स को फाइंड आउट करने में. तो वर्बम का मीन्स होता है हमारा वर्ड. तो उससे हम पता लगा सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ड बाय वर्ड. नाउ हेयर हमें एंटोनिम्स बताने हैं. एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स. तो फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैन मीन्स लव एंड एंथ्रोपिस्ट मीन्स ह्यूमन काइंड. तो जो ह्यूमन बीइंग से लव करने वाला होता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा ए, मिस एंथ्रोपिस्ट. सो 107 क्वेश्चन. प्रोडिगल. तो प्रोडिगल का ऑपोजिट क्रूअल, फ्रूगल, ह्यूज और रूड. सो 107 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, फ्रूगल. देन 108 प्रोडिगैलिटी. तो प्रोडिगैलिटी का ऑपोजिट बताना है. कॉमिकल, एथिकल, इकोनॉमिकल और जुडिशियल. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज
सी इकोनॉमिकल। तो जो प्रोडिगल या प्रोडिगैलिटी होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना, मीन्स विदाउट, जहाँ पे मतलब कुछ खर्चे की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ भी पैसा मतलब लेविसली उसको खर्च करना, दैट इज प्रोडिगैलिटी। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज इकोनॉमिकल। हिंदी में बोलते हैं इसको मितव्ययिता। एंड 109 पार्सीमोनियस। तो पार्सीमोनियस का जो ऑपोजिट है यहाँ पे दैट इज ए लेविस और प्रोडिगल। तो पार्सिमोनियस कौन होता है, कंजूस, जो बहुत पैसे को हाथ जो सिकोड़ के बिल्कुल एक एक पैसा खर्च करने में कंजूसी दिखाता है, दैट इज पार्सिमोनियस। और इसका अपोजिट है लेविस और प्रोडिगल। 110 क्वेश्चन, प्रूडेंस। तो डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस, रिमेम्बरेंस और इंडिस्क्रेशन। सो 110, डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, इंडिस्क्रेशन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके हमें प्लूरल बताने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वुमन डॉक्टर। तो वुमन डॉक्टर जब हम यहाँ पे जो ये वुमन दिया हो या मैन दिया हो, मतलब इसके थ्रू हम बताते हैं कि कौन सा यहाँ पे जेंडर है। और उसके बाद ये हमारा डॉक्टर, यहाँ पे मेन वर्ड दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं प्लूरल बनाते हुए इसे भी प्लूरल बनाते हैं और इसे भी प्लूरल बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए दैट इज ए विमेन डॉक्टर्स। वुमन का विमेन बना दिया, डॉक्टर का डॉक्टर्स बना दिया। एंड 112 वैक्यूम। तो वैक्यूम का हमें बनाना है प्लूरल। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर। वैक्यूम सेम लिखा रहेगा, बस बाद में एस को हमें ऐड करना है। 103 सिलेबस। तो ऐसे वर्ड जहाँ पे बाद में यूएस आ जाता है तो इसका हम जो प्लूरल बनाते हैं उसमें क्या आ जाता है, आई हो जाता है। तो देखिए कौन सा करेक्ट होगा इसमें, बी ऑप्शन सिलेबी। तो इसमें डबल एल है तो इसमें भी डबल एल ही रहेगा, बाद में आई लग गया है बस यूएस के प्लेस पे। देन 114 क्वेश्चन, ब्यूरो। तो ब्यूरो का यहाँ पे हमें बताना है प्लूरल। तो इसमें जहाँ पे बाद में यू आता है इसमें हम क्या ऐड करते हैं, एक्स को ऐड कर देते हैं। तो देखिए कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो 114 द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। एंड 115 व्यू। तो यहाँ व्यू का हमें प्लूरल बनाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। यहाँ पे यू आया है तो बाद में हमने एक्स ऐड कर दिया। नाउ चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें इसमें फेमिनिन जेंडर सिलेक्ट करना है। तो कोक, कोक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हैन। अब यहाँ पे कोक स्पैरो, अब जब कोक का हैन हो जाता है तो कोक स्पैरो का भी हैन स्पैरो हो जाएगा। देन 118 कोल्ड। तो कोल्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा यहाँ पे, हिली, विक्सन, फिली एंड गोज। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, फिली। कोल्ड का फेमिनिन जेंडर है फिली। और विक्सन फॉक्स का होता है। डॉग, तो डॉग का फेमिनिन जेंडर बताना है यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, बिच। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बाद में बोलते बोलते गला बहुत दुखने लगता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगती है बोलने में। 120 क्वेश्चन, ड्रेक। तो ड्रेक का फेमिनिन जेंडर बताना है यहाँ पे। तो डक का डक हो जाएगा इसका, डक एंड ड्रेक। तो डक तो ये फेमिनिन जेंडर है और ड्रेक इसका मैस्कुलिन जेंडर है। देन चूज द करेक्ट साउंड मेड बाय द फॉलोइंग एनिमल और बर्ड्स। यहाँ साउंड्स बताने हैं। तो एलिफेंट्स का जो साउंड होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रम्पेट, गिबर, येल और रोर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, ट्रम्पेट। 122 फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स का क्रोक, कू, मो
और मुंह? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, क्रॉक। देन गोट्स, तो गोट्स के लिए जो साउंड होगा दैट इज स्क्रीम, क्रॉक, ब्लीट और गोबल। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, ब्लीट। देन 124 हॉक्स, तो हॉक्स का जो साउंड होगा, हॉक्स आई थिंक सुअर को बोलते हैं, पिग्स को बोलते हैं, तो इनका जो साउंड होगा दैट इज स्क्रीम, बोज, चैटर और ग्रंट। तो द करेक्ट आंसर इज डी, ग्रंट। 125 पिजन, तो पिजन का साउंड कैसा होता है? कू, क्रो, हिस एंड स्क्वीक। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, कू। अगर बर्ड पूछेंगे तो चैटर और पिजन पूछेंगे तो कू। ओके, सो अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले सकते हैं, जिसका नाम है MS TGT PGT इंग्लिश। तो वहाँ सभी पीडीएफ्स मैंने डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रही होगी। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और आपके जो भी फीडबैक्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर पाती हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।